इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण। इसके अंदर जो कोटि होगी वो डबल होगी, तो इसका जो जनरल रूप होता है वो हम देख लेते हैं। ये होता है इस तरह से ये कोटि डबल है यहाँ पे अवकलन की, और ये होती है इक्वेशन इस तरह से। तो ये जो इक्वेशन का ये जो रूप है ये होता है मानक रूप। तो यहाँ पे आप मानक रूप में नोटिस कर सकते हो, यदि हम इसको डी के रूप में लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल अवकलन था तो यहाँ पे डी स्क्वायर हो गया, सिंगल अवकलन था तो डी हो गया, और बाकी ऐसे कैसे आ गए। यहाँ से हम y को कॉमन करके भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो p, q और r है ये अक्ष के फलन है। यहाँ पे ये x है स्वतंत्र चर, तो ये x के फलन है। यहाँ पे x के स्थान पे और भी चर आ सकता है, t आ सकता है, और भी कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पे ये जो डबल अवकलन है इसका जो गुणांक है वो हमेशा 1 होगा। ये नोटिस करने वाली बात है, ये हमेशा 1 होगा। ये मानक रूप होता है। जो मानक रूप जब भी होगा उसके अंदर गुणांक 1 होना चाहिए। यदि गुणांक 1 नहीं है तो वो मानक रूप नहीं होगा। अब हम इसको जो हल करने की जो विधियां हैं हम उनको देखते हैं कि कौन कौन सी विधि से हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने की हमारे पास यहाँ पे 5 विधियां हैं। हम 5 विधियों से इसको हल करेंगे। यहाँ पे पहली विधि है जिसके अंदर हम संकारक गुणन विधि से हल करेंगे। दूसरी विधि होगी जो इसमें हम पूरक फलन, इसके अंदर हम सबसे पहले पूरक फलन ज्ञात करते हैं फिर उसको आगे हल करते हैं। और तीसरी विधि है जिसमें हम प्रचाल विधि से, पैरामीटर मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं। और चौथी विधि है जिसमें स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो स्वतंत्र चर होता है उसको किसी जेड में बदल देते हैं अलग तरह से। और लास्ट विधि है पांचवी विधि जिसके अंदर हम प्रथम अवकलज को हटाकर फिर आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ये पढ़ेंगे, पहली विधि पढ़ेंगे संकारक गुणन विधि। तो हम पढ़ते हैं इस विधि को। तो यहाँ पे है पहली विधि संकारक गुणन विधि। इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं कि जो विधि है इसका जो प्रोसेस है वो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो संकारक गुणन विधि है इसके अंदर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से होगा, ये होगा हमारा क्वेश्चन का रूप। अभी देखो हमारा मानक रूप था जिसके अंदर यहाँ पे गुणांक में 1 होना चाहिए, यानी कि गुणांक 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका गुणांक p0 है। तो यहाँ पे ये जो विधि लगाते हैं संकारक गुणन विधि, इसके अंदर हमें मानक रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना मानक रूप में लिखे हम इसको सोल्व कर देते हैं। यानी कि यदि इसके अंदर इस तरह का पद आ जाए, मान लो यहाँ पे dx स्क्वायर y, इसके साथ में आ जाए x बाई x स्क्वायर, इस तरह का पद आ गया मान लो। तो यहाँ से अब देखो x से x तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/x बचेगा। तो यहाँ पे हम 1/x नहीं रख सकते, इस पूरी इक्वेशन को x से गुणा करेंगे और इसको नॉर्मल रूप में रखेंगे। या आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पे आ जाए x की पावर 3 आ जाए, और यहाँ पे आ जाए dx स्क्वायर y प्लस 1/x dy इक्वल टू 3। इस तरह का ये इक्वेशन आ जाए, मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे 1/x है, तो हम यहाँ पे 1/x नहीं रखेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम x से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी x की पावर 4 dx स्क्वायर y प्लस dy इक्वल टू 3x। हम इस तरह से लिखेंगे इसको, यानी कि हमें नॉर्मल रूप में लिखना है, मानक रूप में नहीं लिखना है। मानक रूप में भी नहीं लिखना है, लेकिन हमें इस तरह से लिखना है, बटे हुए में नहीं रखना है। कोई भी पद बटे हुए में नहीं होना चाहिए x y का। हमें इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से लिखने के बाद जो यहाँ पे फर्स्ट पद होता है उसको p1 कहेंगे, इसको p3 कहेंगे, इसको ये p1 कहेंगे, इसको p2 कहेंगे और इसको p3 कहेंगे। वैसे p1 p2 p3 इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे समझने के लिए हमने मान लिया कि इस तरह से होगा। और ये जो p का ये जो p है यहाँ पे ये अक्ष का फलन होगा। यहाँ पे देखो y यहाँ पे परतंत्र चर y है और यहाँ पे स्वतंत्र चर अक्ष है। तो ये अक्ष है तो ये पूरा फलन अक्ष का होगा। p यहाँ पे अक्ष का फलन है, ये भी अक्ष का फलन है और ये भी, ये सब यहाँ पे जो p है वो अक्ष का फलन है। तो यहाँ से मैं y को कॉमन ले सकता हूँ। तो y को कॉमन लेकर इस तरह से हमें क्वेश्चन को लिखना है। ये प्रोसेस करने के बाद इसके बाद हम करेंगे ये, जो ये इक्वेशन में यहाँ पे जो भी होगा y के साथ में इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो ये जो गुणनखंड होगा वो इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे गुणनखंड के अंदर यहाँ पे 2 बार होना चाहिए। यहाँ पे पावर में 2 है, d की पावर 2 है तो इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए। एक गुणनखंड होना चाहिए इस तरह से, d के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट हो सकता है लेकिन अक्ष का पद नहीं होना चाहिए। और एक गुणनखंड होगा जिसके अंदर d के साथ में x का एक फलन हो सकता है। तो ये जो गुणनखंड होगा, ये गुणनखंड करने के बाद ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से बदल जाएगी। यहाँ पे इसका तो गुणनखंड कर दिया हमने, f(x d
प्लस माइनस ए, यहाँ पे कुछ भी एक कांस्टेंट हो सकता है साथ में। फिर यहाँ पे आएगा दूसरा फलन डी, जिसके साथ में भी एक कांस्टेंट हो सकता है बी की तरह से, प्लस माइनस किसी भी रूप में हो सकता है। और ये जो वाई है उसको मैंने यहाँ पे लास्ट में ऐसे कैसे लिख दिया। और ये जो लास्ट में जो भी फंक्शन चलेगा, यहाँ पे P3 चल रहा है तो ये P3 ऐसे कैसे चलता रहेगा। अब यहाँ पे ये गुणनखंड करने के बाद ये जो लास्ट वाला पद है यहाँ पे इतना, इसको हम v मान लेंगे। हम ये जो फंक्शन बचेगा लास्ट में, ये एक खंड है इसका, जिसके साथ में डी के साथ में गुणांक नहीं है, यानी कि अक्स का गुणांक नहीं है डी के साथ में, तो हम उसको मानेंगे v। तो यहाँ पे डी ये प्लस माइनस बी वाई, इसको हम v मान लेंगे। तो हमने यहाँ से इसको तो v मान लिया। अब इसको v मान लिया तो यहाँ पे v रख सकता हूँ मैं। तो जैसे मैं यहाँ पे v रखूँगा तो मुझे ये फंक्शन मिलेगा। अब देखो ये जो फंक्शन है ये रेखीय अवकल समीकरण बन जाएगी, क्योंकि ये अंदर गुणा हो जाएगा v तो, और ये रेखीय अवकल समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमें v का मान मिलेगा। मान लिया इसको हल करने के बाद हमें v का मान मिल गया, एक फंक्शन मिलेगा। हमें यहाँ पे कुछ भी मान लो g एक फंक्शन मिल गया x का। इस तरह से ये v का मान मिल चुका। तो ये v का मान हम वापस यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे ये v का मान रखेंगे और फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें पूरा आंसर मिल जाएगा इसका। तो हम यहाँ से v का मान प्राप्त करेंगे और वो मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम इसका जो आइडेंटिटी है वो देख लेते हैं कि कब ये विधि है, ये मेथड है जो कब लागू होता है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे जो P1 P0 P1 P2 ये यहाँ पे ये इस साइड में y के साथ में जहाँ भी है P0 है, P1 है, P2 है। P3 की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल यहाँ पे इन तीन पदों की बात कर रहे हैं। इनके अंदर e की पावर x का पद नहीं होना चाहिए, log x का पद नहीं होना चाहिए, त्रिकोणमिति के पद नहीं होने चाहिए, हाइपरबोलिक के पद भी नहीं होने चाहिए। हमें इसके अंदर केवल x की पावर वाले पद होने चाहिए, यानी कि x के पद होने चाहिए या x की कुछ भी घात हो सकती है, वो पद होने चाहिए। इसके अलावा और पद नहीं होने चाहिए यहाँ पे इतना सा फंक्शन के अंदर, तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो फंक्शन बनेगा, यहाँ पे ये P1 P2 का ये यहाँ पे ये जो बन रहा है, यहाँ पे इसके गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड भी पॉसिबल होना चाहिए तभी इसको आगे सोल्व कर पाएंगे। तो ये तो बाद की बात है, ये तो लास्ट स्थिति है, लास्ट में करते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले हमें ये मैच करके देखना पड़ेगा। यदि ये हो रहा है तो हम ये विधि लगा सकते हैं, उसके बाद गुणनखंड हो जाएगा तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। यदि गुणनखंड नहीं हो पाए तो फिर तो हम सोल्व ही नहीं कर सकेंगे इसको आगे। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखो ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस एग्जाम्पल के अंदर देखो ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं। यहाँ पे P1 P0 P1 और P2, तो यहाँ पे ये देखो ये तो होगा P1 P0 इसका, ये होगा P1 और ये होगा यहाँ पे इसका P2 और ये होगा इसका P3। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे e की पावर x, log x, त्रिकोणमिति और हाइपरबोलिक ऐसे कुछ भी जटिल फंक्शन नहीं होना चाहिए, केवल x की घातों के रूप में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे x की पावर में है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे तो x की पावर 0 है, यानी कि x की घातों के रूप में। इसको हल करने के लिए अब इसकी पहली स्थिति लगाते हैं। सबसे पहले जो काम करना वो देखते हैं हम। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको सिंबॉलिक रूप में, यानी कि d के पदों में लिखते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं P0 dx2y P1 dy P2y इक्वल टू P3। तो यहाँ पे हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे डबल अवकलन था dx2 लिख दिया, सिंगल अवकलन था यहाँ पे तो हमने इसको d लिख दिया और फिर y को कॉमन लेकर हमने इस तरह से कर दिया। अब इसके बाद हम करते हैं इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे देखो यहाँ पे d+1 है, नहीं सॉरी यहाँ पे x+2 है। तो x+2 है तो यहाँ पे भी मुझे x+2 बनाना पड़ेगा। तो x+2 बनाने के लिए यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन लूँगा। 2 कॉमन लेने पर यहाँ पे 2 बचना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको 4 होना चाहिए तभी 2 कॉमन ले सकते हैं। तो मैं इसको 5 को 4+1 लिख देता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये 5 है तो मैंने इसको लिख दिया 4+1। अब यहाँ पे देखो इसको मैं अलग कर लेता हूँ और 1 को एक अलग रखता हूँ, तब मैं इसके दो कॉमन लेकर इसका गुणनखंड कर सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पर ये जो था इसको मैंने एक साथ लिख लिया। यहाँ पे ये d था तो d से इसको गुणा कर दिया। यहाँ पे ये 1 से गुणा करना है तो मैंने d को 1 से गुणा कर दिया। ये -12 था तो ये माइनस यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से कर दिया। अब यहाँ से देखो x+2 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से और यहाँ से। तो मैंने x+2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे dx2 था तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 2d बचेगा माइनस में, तो ये 2d माइनस में ऐसे कैसे आ गया। यहाँ पे -d+2 था
तो ये माइनस डी प्लस 2 यहाँ पे ऐसे कैसे रह गया, और ये लास्ट वाला तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसको यहाँ पे देखो गुणनखंड हमने कर लिया, फिर से अभी तक पूरा गुणनखंड नहीं हुआ, अभी तो हमें फिर से कॉमन लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डी कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ से -1 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, मैंने यहाँ से डी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया D-2, क्योंकि यहाँ पे डी था दोनों जगहों पे, डी बाहर आ गया। और यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस तो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस के डी हो गया, और ये प्लस के 2 था तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे देखो D-2 आ रहा है दोनों जगहों पे, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन लेने के बाद अब ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे x + 2 आ गया D-1, और यहाँ पे आ गया D-2y। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है ये इस तरह से आ गई। अब हमारे पास देखो 2 गुणनखंड हो चुके हैं, एक गुणनखंड तो ये है और एक गुणनखंड हमारे पास ये है। इस गुणनखंड में x d के साथ x का एक फलन है, और यहाँ पे देखो d के साथ कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे गुणांक में इसके 1 है, यानी कि x का पद गुणांक में नहीं होना चाहिए। तो हम अभी इसके गुणनखंड कर दिया हमने इसकी तरह। यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ d होना चाहिए, ये फंक्शन ऑफ x होना चाहिए d के साथ में, तो यहाँ पे x का एक फलन है, फिर होना चाहिए कॉन्स्टेंट इसके साथ में, यहाँ पे इसके साथ में कांस्टेंट है, और यहाँ पे होना चाहिए देखो d और एक कांस्टेंट होना चाहिए b। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया, यानी कि हमने ये काम कर दिया है अब यहाँ पे। अब इसको सोल्व करने के लिए आगे का प्रोसेस था कि हम इसको v मानते, जिसके साथ में गुणांक के अंदर x का फलन नहीं होता है उसको हम v मानते। हम यहाँ से D-2y को हम v मान लेंगे, तो हमने इसको v मान लिया। यहाँ पे D-2y को हमने v मान लिया। अब v मानने के बाद हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे v था, तो यहाँ पे इसको मैंने v माना है, तो ये v का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे v रखूँगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। अब मैं इस v को अंदर गुणा कर सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो x + 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा dv हो जाएगा, और यहाँ पे देखो d का मतलब है d/dx, तो यहाँ पे हो जाएगा dv/dx, और यहाँ पे v अंदर गुणा हो जाएगा। तो मैं इस समीकरण को इस तरह से लिखूंगा, क्योंकि d तो था d/dx, और ये v अंदर गुणा हो गया तो ये हो गया dv/dx, और ये 1 के साथ में v गुणा होगा तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे ये x + 2 आ रहा है, ये x + 2 का मैं इधर भाग दे देता हूँ, तो देखो ये रेखिक अवकल समीकरण में बदल जाएगी। यहाँ पे मैंने x + 2 का जैसे भाग दिया ये रेखिक अवकल समीकरण बन चुकी, क्योंकि रेखिक अवकल समीकरण होती है इस तरह से dy/dx + py = q। रेखिक अवकल समीकरण इस तरह से होती है। यहाँ पे देखो यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होनी चाहिए, यहाँ पे x है तो ये जो p है ये x का फलन होना चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए p, और ये q, ये होना चाहिए x का फलन। और यहाँ पे देखो यहाँ पे अब हम इससे मैच करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे v है तो v के साथ में यहाँ पे v होना चाहिए, दोनों जगहों पे v है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे y के स्थान पे यहाँ पे v आ गया इसमें। और यहाँ पे देखो नीचे x है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे होना चाहिए x का फलन, यहाँ पे भी होना चाहिए x का फलन। यहाँ पे देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x का फलन, यहाँ पे भी x का फलन, यानी कि ये रेखिक अवकल समीकरण में बदल चुका। इसको हल करने की विधि थी, उसके अंदर हम सबसे पहले आयत ज्ञात करते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर। ये होता है e∫ p dx, ये होता है इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे होगा e∫ p dx, तो p का मान है यहाँ पे -1/x + 2, तो यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे आ गया 1/x + 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन मिलेगा e∫ का log x, और e∫ के log x तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x + 2। ये ऐसे कैसे आया, तो इसका रीज़न ये है कि देखो यहाँ पे -1 है तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे गुणा में log के साथ गुणा में जो भी होता है वो पावर में चला जाता है। तो यहाँ पे देखो गुणा में -1 है इसके, तो यहाँ पे इसकी पावर हो जाएगी -1, तो यहाँ पे पावर में चला गया। और e∫ log होता है तो हम उसको पावर को log को हटाकर लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो x + 2 की पावर -1, तो x + 2 की पावर -1 को हम लिख देंगे 1/x + 2, तो ये आ गया हमारे पास IF। अब हम IF निकालने के बाद इसका हल लिखते हैं, तो इसका हल होता है इस तरह से, यहाँ पे y है तो y को लिखते हैं और फिर IF को इससे गुणा कर देते हैं। अब इसके बाद में बराबर में लगाते हैं हम इंटीग्रेशन IF * q dx। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो लास्ट में होता है उसको हम गुणा करते हैं IF से और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे जो भी होता है, यहाँ पे x है तो हम x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये होता है इसका हल। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी इसी विधि से हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो v तो ऐसे कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ पे हमारे पास v है, तो v ऐसे कैसे आ गया
फिर यहाँ पे आई एफ से गुणा करना है तो हमने आई एफ से गुणा कर दिया। फिर इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन में हम करते हैं आई एफ और क्यू दोनों को गुणा करते हैं और एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे देखो आई एफ तो ये है और क्यू ये है, इन दोनों को गुणा किया हमने। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया क्यू और ये हो गया आई एफ, दोनों को गुणा करना है और फिर इसका इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स के साथ। तो एक्स के साथ हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन करना है अब हमें इसका। देखो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज में लूँगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है जो हमने पहले पढ़ा था 12th में, तो वो मैं यहाँ पे यूज में लेने वाला हूँ। वो होता है इस तरह से, यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे हो एक फंक्शन हो और उसका अवकलन हो यहाँ पे, और वो दोनों ई की पावर एक्स से गुणा में हो, तो हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखते हैं ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। यानी कि यदि यहाँ पे देखो मुझे ई की पावर एक्स तो दिख रहा है, तो मैं इसको दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, एफ एक्स और उसका अवकलन। तो यहाँ पे देखो मैंने एफ एक्स बना लिया इसे 1/x+2, तो इसका अवकलन हो जाता है ये, और इन दोनों को आप जोड़ के देखोगे, ऐड करोगे तो आपको वापस यही मिलेगा। यानी कि मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, दो पार्ट में तोड़ दिया तो मुझे ये पार्ट मिले यहाँ पे। और यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका अवकलन ये हो रहा है, इसका मतलब मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ ई की पावर एफ एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स का मान क्या है यहाँ पे 1/x+2। तो मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट इस तरह से लिखता हूँ। अब ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये जो पत्ता ये तो ऐसे के ऐसे आ गया और इसका इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर x+2, ये 1/x+2 ई की पावर x, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आना चाहिए तो मैंने c1 लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ से v का मान हम प्राप्त कर सकते हैं, तो x+2 से मैं इसको गुणा कर दूँ तो मुझे v मिल जाएगा। तो मैंने इसको x+2 से गुणा कर दिया और मुझे v का मान मिल चुका है। अब ये v का मान यहाँ से देखो, यहाँ से ये v का मान यहाँ पे रख दे इस इक्वेशन में, तो फिर से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो v का मान मैं यहाँ पे रखूँगा, जो हमने माना था वहाँ पे रखेंगे, तो v का मान रखेंगे अब हम। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन हो गई d+2y, और यहाँ पे v था तो v के स्थान पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये फिर से रेखीय का अवकल समीकरण बन जाएगी, क्योंकि y को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx -2y, और ये हो जाएगा x का एक फलन, यानी कि इस तरह से। अब यहाँ पे देखो ये वापस रेखीय का अवकल समीकरण आप मैच करके देख सकते हो, यहाँ पे v था उसमें y आ गया। फिर यहाँ पे देखो x का एक फलन है क्योंकि नीचे x है, यहाँ पे भी नीचे x है तो यहाँ पे x का एक फलन है, x का फलन यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखो बराबर में होना चाहिए, x का एक फलन होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो बराबर में पूरे पद x के है, यानी कि x का एक फलन है। तो फिर से ये रेखीय का अवकल समीकरण है, तो यहाँ पे हम आई एफ निकालेंगे, तो इसका आई एफ होगा इस तरह से, आई एफ ई की पावर p dx, p के स्थान पे यहाँ पे क्या है -2, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो फॉर्मूला p होता है यहाँ पे, तो p की पावर यहाँ पे p dx, तो p के स्थान पे यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 हो गया इस तरह से। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, तो e की पावर -2x, ये हो गया हमारे पास आई एफ। अब इसका हल लिखेंगे हम, तो हल होगा इस तरह से कि यहाँ पे जो भी होता है ऊपर उसके साथ गुणा करते हैं आई एफ को, तो आई एफ को गुणा करके लिखेंगे हम। यहाँ पे ऊपर y है तो y के साथ गुणा करेंगे आई एफ को, आई एफ है e की पावर -2x, तो इन दोनों को गुणा करके लिख दिया। फिर आगे करते हैं हम इंटीग्रेशन करते हैं हम आई एफ और यहाँ पे क्यू, ये क्यू के स्थान पे यहाँ पे ये है, यानी कि यहाँ पे लास्ट में जो भी होता है उसको और आई एफ को दोनों को गुणा करते हैं और उसका करते हैं एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन। यहाँ पे ई की पावर 2x, ये तो हो गया इसका आई एफ यहाँ पे, और ये था यहाँ पे क्यू के स्थान पे ये मान, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को गुणा कर दिया हमने, इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन, और एक कांस्टेंट c2 हमने लगा दिया क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका कांस्टेंट यहाँ पे हमने लगा दिया। अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दोनों गुणा होंगे और ये दोनों गुणा हो जाएंगे। यहाँ पे ये कोष्टक को मैं ओपन कर लूँगा तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा। यहाँ पे देखो ये e की पावर 2x, ये e की पावर 2x था मायने यहाँ माइनस में, तो इसको मैंने e की पावर 2x से गुणा कर दिया पूरी इक्वेशन को, या आप ऐसा समझते हो कि मैंने इसको इस तरफ भेज दिया, तो इस तरफ भेजने के बाद मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे e की पावर 2x यहाँ पे आ गया, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा क्योंकि e की पावर 2x यहाँ पे गुणा हो गया है यहाँ पे और यहाँ से हट चुका है, तो ये हो गया y का मान। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें इसका आंसर मिलेगा। देखो e की पावर -x, इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है, और ये जो है इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको खंड समाकलन लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स विधि से आप इसका इंटीग्रेशन करोगे। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज में लेना है यहाँ पे इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको खंड समाकलन काम में लेना जो कि आपने 12th में पढ़ा था, तो उससे इंटीग्रेशन करोगे तो आपको y का मान मिलेगा। ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। तो आपने ये विधि पढ़ ली है जिसके अंदर हमने देखो
गुणन संकारक विधि को यूज में लिया है, संकारक गुणन विधि को। उसका जो मेथड था वो हमने समझा है यहाँ पे, तो आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे केवल x की घात वाले पद होने चाहिए, x की पावर में होने चाहिए। e की पावर x, log x, त्रिकोणमिति, ऐसा कोई भी पद यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हाइपरबोलिक जैसे कुछ भी पद नहीं होना चाहिए इस साइड में। और यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं इसको d के रूप में लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। उसके बाद हम करते हैं गुणनखंड, y को कॉमन लेके। तो y को कॉमन लेंगे, फिर इसका गुणनखंड करेंगे हम। तो गुणनखंड होंगे इस तरह से, 2 गुणनखंड होंगे। एक गुणनखंड होगा जिसके अंदर d के साथ यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और दूसरा गुणनखंड इस तरह से होगा कि d के साथ में x का एक फलन होगा। तो जिसके साथ में एक x नहीं होता है, जिसके साथ में x नहीं होता है उसको हम v मान लेते हैं। तो इस तरह से हम v मानेंगे। तो ये और ये v का मान हम फिर यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद v मानने के बाद हम इसको आगे सोल्व करेंगे इस तरह से। v रख दिया हमने इसके स्थान पे। v रखने के बाद रेखीय अवकल समीकरण बनेगी और उसका इंटीग्रेशन करके हम v प्राप्त करेंगे। तो हमें इस तरह से v का मान प्राप्त हो जाएगा। ये v का मान जो इक्वेशन हमने मानी थी फिर से वहाँ पे रखेंगे। तो वहाँ पे रखने के बाद फिर से हमें इस तरह से एक रेखीय अवकल समीकरण प्राप्त होगी, और फिर से हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें लास्ट में जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा, और वो हो जाएगा हमारा आंसर। यदि हमारे वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ।